जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट जियोग्राफी क्लास सिक्स की हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर में। तो देखिए, जैसा कि हमने डिसाइड किया था 2025 के लिए जो हमारा सीरीज चलेगा प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा जैसा मैंने कहा था कि मैं अब आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे 10 डेज़ का अब आपको डेली टारगेट, मतलब 10 दिन का टारगेट प्रोवाइड कराऊंगा। वो 10 दिन का टारगेट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, वीकेंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम वीकेंड को कर लेंगे। तो अभी जो हमारा टारगेट के हिसाब से अब क्या करेंगे, साथ साथ में हम रिवीजन करते चलेंगे। मेन फोकस होगा हमारा 2025 की प्रीलिम्स पे। तो उसी के बेसिस पे अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने सिलेबस को अब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो ये जो आपको एक ही वीडियो में जो हम क्लास सिक्स कंप्लीट कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो ये सिर्फ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप स्कूलिंग कर रहे हैं, सिक्स स्टैंडर्ड के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, तो उसमें भी आपके लिए क्या करने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में जो हमारा सिक्स जियोग्राफी है, इसमें हम 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास सिक्स की बुक में है। पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दूसरा चैप्टर होगा हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। फिर हम अर्थ के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैप क्या होता है। फिर मेजर डोमेन्स क्या हैं हमारे अर्थ के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री, यानी कि बेसिक चीज़ें समझेंगे हम अपनी कंट्री के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। तो आज हम 8 के 8 चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो एक बार सिलेबस एनालाइज करवा देता हूँ कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो सिलेबस है, आज की सिलेबस से पहले ये तो आपको उसका देखने को मिल जाएगा जीएस का। तो देखिए, ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब अर्थ अपने ही एक्सेस पे रोटेट करती है, मतलब गोल चक्कर ऐसे घूमती है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ अपना रोटेशन 24 घंटे में क्या करता है, पूरा करता है। तो जिसके वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि हमारे अर्थ पे आधे अर्थ पे एक टाइम पे दिन और आधे अर्थ पे एक टाइम पे रात हो रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं यहाँ से डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा अर्थ है, तो और ये हमारा सन है। तो इसकी जो लाइट पड़ रही होगी, तो जिस एरिया पे लाइट पड़ रही होगी, 1 मिनट अब यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है। 1 मिनट अब समझा। तो देखिए, ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो जिस एरिया पे क्या पड़ रहा होता है, लाइट पड़ रहा होता है, वो एरिया होता है हमारा डे का। ये हो जाता है हमारा डे का। और जिस एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, वो हो जाता है नाइट का। तो जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ठंड के टाइम पे 6 बजे शाम को सन सेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे सन की जो लाइट पड़ रही होती है वो पड़नी कम हो जाती है। तो अर्थ के जिस हिस्से में लाइट पड़ती है वो डे का, जिस हिस्से में लाइट नहीं पड़ती है वो हिस्सा क्या हो जाता है, नाइट का आपको देखने को मिल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, रिवीजन की वीडियो चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली होगी। तो इतना वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्विक रिवीजन है। वैसे डीप में अगर आपको चाहिए कि हमें डीप में उसको डिस्कस करना है, तो वो भी करते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप उस पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही रीज़न है कि हमारे अर्थ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आधे साइड में दिन और आधे साइड में आपको रात नज़र आएगा।
तो ये जो रहता है ये एक सर्कल ऑफ इम्यूलेशंस आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एक जो इमेजिनरी लाइन है वो सेपरेट करती है लिट और डार्क हेवल्स ऑफ अर्थ का। फिर देखिए हमारा जो अर्थ है हल्का सा 66.5 डिग्री क्या है टिल्टेड है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। तो जिसके वजह से आपको देखने को मिल जाएगा हल्का सा जो हमारा अर्थ है वो क्या है झुका हुआ है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब हमारा अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये देखिए, जैसे ही हमारा सन है और हमारा अर्थ क्या करेगा, अपने ऑर्बिट पे चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। देखिए मैं इमेज इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कोई इमेज अगर मैं यूज़ करता हूँ और गूगल से कॉपी करके, तो हो सकता है कि जिस पर्सन ने वो डायग्राम बनाया हो या डिज़ाइन किया हो तो कॉपीराइट ना लगा दे। तो इस वजह से अभी मैं सिर्फ आपको बना के समझा रहा हूँ। बात करते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, तो अर्थ जब रिवॉल्व करता है यानी कि सन के जब चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पे, तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का क्या काम फंक्शन देखने को मिलेगा कि वो हमारी कंट्री, देखिए आपको पता है कि हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स कंट्री है। हमारी ही कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको क्या है मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको 4 तरीके के मौसम मेन नजर आते हैं, जैसे समर है, विंटर है, मानसून है, इस टाइप के। तो जो हमारा अर्थ जब रिवॉल्यूशन करता है तो हमारी कंट्री के अंदर में क्या देखने को मिलता है, मौसम चेंजेस देखने को मिलता है। तो अप्रोक्स की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ जो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 डेज और 4 आवर में कंप्लीट करता है, सॉरी 6 आवर में क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो जिसके वजह से आपको हर साल फेब में क्या देखने को मिलता है, एक लीप ईयर देखने को मिलता है, यानी कि उसमें आपको 29 डेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है सीजन चेंज देखने को मिलता है अर्थ की मूवमेंट के वजह से। तो इन शॉर्ट आपसे पूछ ले अर्थ के कितने मोशन होते हैं, तो सीधा सीधी कहना दो। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन जब अर्थ अपने ही एक्सेस पे घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात देखने को मिलता है। रिवॉल्यूशन जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है धरती, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन को जो टाइम टेकन जो होता है अर्थ का वो कितना है, 365 डेज एंड 6 आवर। तो जिसके वजह से हमें हर 4 साल में एक लीप ईयर देखने को मिलता है। फिर देखिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द अर्थ मोशन, यानी कि अर्थ की जो इफेक्ट हो, मतलब मोशन के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं डे एंड नाइट। तो जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो उसी की वजह से दिन और रात देखने को मिलता है। 1/2 ऑफ द अर्थ फेस, यानी कि एक टाइम पे, यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे अर्थ पे एक साइड पे क्या रहता है, डे रहता है, और 12 घंटे एक साइड पे क्या रहता है, नाइट रहता है। और यही जो पैटर्न है वो चलता रहता है। सीजन कैसे चेंज होता है, जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने टिल्टेड एक्सिस ऑर्बिट पे, तो उसे हम उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, सीजन चेंज देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में मेनली आपको 4 तरीके के सीजन नजर आएंगे, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। इसी में आपको क्या है, मॉनसून भी देखने को मिल जाएगा। लीप ईयर की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री जो 6 घंटे एक्स्ट्रा जो टाइम लेती है, तो यही 6 6 6 + 6, ये जो 4 टाइम्स में 6 को ऐड करके क्या बन जाता है, 24 आवर्स बन जाता है। और 24 आवर्स का क्या होता है, एक डे आपको देखने को मिलता है। तो वो जो एक डे देखने को मिलेगा ये किस में जोड़ दिया जाता है, फेब मंथ में, यानी कि फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो हर 4 साल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लीप ईयर, यानी कि 29 फेब आपको देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं मतलब आगे के कुछ और पॉइंट्स हैं। अर्थ की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम 3 पोजीशन के बारे में बात करेंगे। एक है हमारा समर सोलिस्टिक, दूसरा है विंटर सोलिस्टिक, और मतलब दूसरा विंटर सोलिस्टिक, और थर्ड है हमारा यूनिनॉक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं समर सोलिस्टिक, यानी कि 21 जून के बारे में। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टिल्टेड होने की वजह से इस पे जो सनलाइट है वो क्या पड़ती है, डायरेक्ट, यानी कि सीधी पड़ती है। तो जो सन की सीधी डायरेक्ट लाइन पड़ने की वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कहाँ पड़ती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। तो जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलता है। कहाँ पे,
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और समर के टाइम पे बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो यानी कि इन समर में। और विंटर में बात करते हैं तो कहाँ कब देखने को मिलेगा, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड के टाइम पे देखने को मिलता है। विंटर सॉलिस्टिक की बात करते हैं जो कि 22 दिसंबर को आता है। तो इस दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में टिल्टेड होने की वजह से सनलाइट इस पे क्या है, सीधी रहती है, डायरेक्ट रहती है, टूवर्ड्स रहती है। और सन की जो रेस होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल होती है। तो जिसकी वजह से डे यहाँ पे शॉर्ट यानी कि छोटा नजर आएगा, और जो नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, लंबा नजर आएगा। किस में कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं तो ठंड, और यानी कि ठंड के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आएगा। समर के टाइम पे क्या यही चीज साउदर्न हेमिस्फीयर पे नजर आता है। यूनिनॉक्सिस यानी कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सन की जो लाइट है वो इक्वेटर पे क्या पड़ती है, डायरेक्टली पड़ती है। तो जिसकी वजह से हमें इक्वल डे और इक्वल नाइट हमारे अर्थ पे होती है। 21 मार्च यानी कि स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और ऑटम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पे। 23 सितंबर की बात करते हैं तो ऑटम आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और स्प्रिंग देखने को मिलेगा साउदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स। तो हमारे अर्थ पे अगर हम बात करें तो 6 मंथ क्या होता है, डे देखने को मिलेगा और नाइट देखने को मिलेगा एट पोल्स। तो ड्यू टू अर्थ जो टिल्टेड है, हाँ टिल्ट होने की वजह से जो पोल्स है वो एक्सपीरियंस करता है कंटिन्यूस डे लाइट और डार्कनेस फॉर 6 मंथ के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, एक हम बात करते हैं आर्टिक सर्कल, एक बात करते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 24 डे लाइट देखने को मिलेगा समर सॉलिस्टिक में, और यहाँ पे 24 डार्कनेस देखने को मिलेगा सेम पीरियड पे। आप याद रखिएगा। अब कुछ की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब अपने ही एक्सिस पे अर्थ घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन, जब अर्थ की जो मूवमेंट है वो सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। सर्कल ऑफ इम्यूलेशंस यानी कि जो लाइंस होती है जो डिवाइडेड की जाती है डे और नाइट, वो आपको सर्कल ऑफ इम्यूलेशंस देखने को मिलेगा। ऑर्बिट प्लेन यानी कि जो फ्लैट सरफेस है अराउंड द अर्थ, ऑर्बिट अराउंड द सन आपको देखने को मिलेगा। लीप ईयर 4 साल में एक बार जो आता है, जिसमें 366 डेज होती है, उसमें उसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा, वो है मैप। इसमें हम बेसिक मैप के बारे में बात करेंगे कि मैप क्या होता है, कितने टाइप्स के मैप होते हैं, इन सब के बारे में। तो मैप की बात करते हैं तो मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस की बात कर सरफेस, और वो पार्ट है किसका, फ्लैट सरफेस का, जिसमें हम क्या करते हैं डिटेल में क्या करते हैं, अर्थ की जो लोकेशंस होती है, रीजन्स होती हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं, जो कि ग्लोब में हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है हमारी स्टडी, जो भी हमें स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात करना है, कंट्रीज, सिटीज़ या किसी गांव के बारे में, ये हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू ग्लोब। लिमिटेशंस की बात करते हैं, कैन नॉट शो द स्फेरिकल शेप, यानी कि स्फेरिकल शेप इसमें शो नहीं किया जाता है। Distortions many occurs when the representations around the surface as on a flat surface। टाइप्स की बात करते हैं तो कौन कौन, तो आपको मेनली 3 टाइप्स के क्या है मैप आपको देखने को मिलेगा। पहले हम बात करते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या करता है, क्या शो करता है, हमारे अर्थ पे जो भी माउंटेन्स है, प्लेन्स है, रिवर्स हैं, ओशियन है, प्लेटूज है, इन सबको जो जिस पे जब हम स्टडी करते हैं वो मैप कहलाता है हमारा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं जिसमें हम कंट्रीज की बाउंड्री हो गई, स्टेट की बाउंड्री, सिटीज़ की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जब हम स्टडी करते हैं उस बारे में, तो हम किस पे करते हैं, पॉलिटिकल मैप। थेमेटिक मैप क्या होता है, थेमेटिक मैप का मतलब होता है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे क्लाइमेट, पॉपुलेशन, रेनफॉल, रोड, इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो ये आता है हमारा थेमेटिक मैप्स में।
उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या तत्व होते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट है मैप के। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो मैप की डिस्टेंस को अगर हम मैप यूज स्केल टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्रुप ऑफ मैप। जैसे हम टाइप्स ऑफ स्केल्स की बात करते हैं तो एक होता है स्मॉल स्केल, दूसरा होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल रिप्रेजेंट करता है जैसे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, कम डिटेल्स के साथ। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एरिया। ये लार्ज एरिया को करता है और ये करता है स्मॉल एरिया। जैसे टाउन, विलेज आपको देखने को मिलेगा मोर डिटेल के साथ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। फिर आता है डायरेक्शन। मैप में शो किया जाता है डायरेक्शन, जैसे नॉर्दर्न डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चार तरीके के क्या है, रेडियल डायरेक्शंस देखने को मिलेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ये भी आपको क्या है, चार देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चार इंटरमीडिएट आपको डायरेक्शंस भी देखने को मिले। सिंबल का यूज करते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे रोड है, रिवर है, ब्रिज, या भी जो बिल्डिंग्स है, रेलवे ट्रैक्स है, इन सबको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, अगर हम यूनिवर्सली बात करते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं जो सिंबल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल चर्च हो गया या एयरपोर्ट्स हो गए, तो ये होता है हमारा कन्वेंशनल सिंबल्स। सिंबल्स मेक मैप इजी टू अंडरस्टैंड। सिंबल्स क्या करते हैं, मैप को समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी मतलब मैप को समझना काफ़ी, मैप को समझने में काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इजी वे में हेल्प करता है। एडिशनल टाइप्स ऑफ मैप रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, जैसे स्केच हो गया, प्लेन हो गया। तो स्केच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक रफ ड्राइंग देखने को मिलेगा ऑन अ एरिया, जो कि बेस होता है किस पे, मेमोरी। मेमोरी मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी स्पॉट को एब्जॉर्वेशन यानी कि किसी भी जगह को एब्जॉर्व करने के लिए। नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, ये स्केल पे ड्रॉ नहीं होता है। प्लेन ये डिटेल ड्राइंग होता है ऑफ स्मॉल एरिया, और ये ड्रॉ होता है किस पे, स्केल पे। एग्जाम्पल जैसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग और लेआउट और ऑफ अ रूम, ये आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। रीडिंग ऑफ मैप, हम मैप क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज अ स्केल टू मेजर डिस्टेंस। इसका एक जगह से दूसरे जगह की जो डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए हम यूज करते हैं मैप का। एग्जाम्पल, अगर इफ एक सेंटीमीटर अगर ऑन अ मैप क्या है वो इक्वल है, तो किसके, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप में 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो रहा है तो ग्राउंड लेवल पे कितने का डिस्टेंस होगा, किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर के बराबर में होगा। फाइंडिंग डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम रेडियल और इंटरमीडिएट डायरेक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यूजिंग सिंबल्स। हम अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफाइंग लैंडमार्क के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं लेक हो गया, या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रिज, फाटक, इन सब चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा तो वो चलेगा, चैप्टर 4 ही चल रहा है अभी, यूज ऑफ मैप हम किस लिए यूज करते हैं। तो मैप क्या करता है, हेल्पफुल करता है नेविगेशंस और प्लानिंग ट्रैवल रूट्स के लिए। तो ज़्यादातर जो देखोगे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एशियन टाइम से मैप कैरी करते हुए आते थे, तो जिसकी वजह से उनको डायरेक्शन फाइंड करने में क्या होता था, हेल्प होता था। यूज फॉर अर्बन प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। कई बार हम रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलेगा उसकी खोज के लिए भी हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं, आज भी करते हैं। जैसे एड इन अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल, यानी कि जियोग्राफिकल जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, इन सबको भी समझने में क्या करता है, मैप हमारी हेल्प करता है। एक तरीके से ये एजुकेशनल टूल्स के तरीके से भी काम करता है, ताकि हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग रीजन्स के बारे में, अलग अलग एरिया, क्षेत्र के बारे में हमें क्या है, पता चलता है। की टर्म याद रखिएगा, यहाँ से पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा स्केल, कंपास और लेजेंड। यहाँ पे स्केल की बात करते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो भी मैप पे रहता है वो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड पे।
कंपास की सॉरी कैंपस की बात करते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं कि इसमें आपको क्या है, एक मैग्नेटिक निडल देखने को मिलेगा जो कि 2 पॉइंट को डायरेक्ट 2 पॉइंट का डायरेक्शंस बताता है। एक होता है नॉर्थ, दूसरा बताता है साउथ। अब इन्हीं दोनों से हम क्या करते हैं, अपने बाकी की डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये एक एरो है, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे ईस्ट होगा, नीचे में साउथ और पीछे में वेस्ट, ये याद रखिएगा, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर है जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब डोमेन्स का मतलब क्या होता है, तो हमारे अर्थ पे जो भी फिजिकल फीचर्स है, जस्ट लाइक माउंटेन, रिवर, लेक, ये सारी क्या है, डोमेन्स है हमारे अर्थ के, मेजर डोमेन्स है जो कि हमारे अर्थ पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वो भी डोमेन्स है। तो उन्हीं सब के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये रखिए, देखिए अर्थ एक ऐसा ही प्लान, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा प्लानेट है 3rd नंबर पे, कि जो कि क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके वजह से अर्थ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है आज के टाइम पे, जैसे लिथोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये 3 कंपोनेंट आप याद रखिएगा। जैसे आप 11th और 12th में जाएंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्रीफ हाई लेवल स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। तो इसीलिए 6 से स्टार्ट किया रिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिर मतलब बायोस्फीयर मेन जोन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नजर आएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट जो भी है लाइफ के लिए वो जरूरी है, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, तो ये सारी चीजें कहाँ है, बायोस्फीयर पे ही देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके समझते हैं इन सब के बारे में। पहले हम बात करते हैं लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, सॉलिड एरिया, या रॉक्स टाइप में कह सकते हो, जो हमारा सॉलिड एरिया होता है उसे हम लेथोस्फीयर कहते हैं। लेथोस का मतलब ये होता है रॉक, मतलब पत्थर, ये याद रखिएगा। तो जो सॉलिड आउटर लेयर होता है हमारे अर्थ का, जिसमें इंक्लूड है क्रस्ट, अपर मेंटली, ये हमारा क्या होता है, लेथोस्फीयर में काउंट होता है। जो कि कंप्रेसेस होता है रॉक, सॉइल और जो भी मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, यानी कि जो मिनरल्स मिलते हैं हमें वो लेथोस्फीयर पे ही मिलते हैं। तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है हमारा ओशियन। जिसमें कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, इसमें हम लैंड एरिया, और जो ओशियन बेसिन में बात करते हैं हम वाटर बॉडी को काउंट करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं किसकी, आपको 4 या सॉरी मेजर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आपको 7 देखने को मिलेगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। ये याद रखिएगा। कई बार होता है कि आपको ये क्या करेगा, डायरेक्शन के वे में पूछ लेगा कि भाई अब इनको डायरेक्शन के हिसाब से लगाओ, या फिजिकल मैप फीचर्स के तौर पे आपसे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में बात करते हैं। तो एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो लाइज है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से पास होते हुए गुजरते हुए, यानी कि यहीं से पास होती है। फिर आता है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी आपको एशिया में ही देखने को मिलेगा। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और यहाँ से आपको जो इक्वेटर पासेस होते हुए नजर आएगा, और ये कहाँ, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अफ्रीका में ही सहारा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये कनेक्टेड है किससे, साउथ अमेरिका से, बाय किसके द्वारा, जो इस्तुमस है, इस्तुमस ऑफ पनामा, इससे क्या है कनेक्टेड है। अभी रिसेंटली पनामा भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि वो पनामा को क्या कर लेगा, अब फिर से कब्जा, उस पर अपना कंट्रोल यानी कि कब्जा कर लेगा। अब इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा रिसेंटली पनामा भी क्या है न्यूज़ में है, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा पनामा के बारे में, इसकी लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल कंडीशन सब क्या है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, जो चीज़ न्यूज़ में होगा यूपीएससी उसके बैकग्राउंड में जाकर के क्या कर लेती है, क्वेश्चन पूछ लेती है। यही तरीका है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। फिर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कवर है किससे, आइस से, बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ है, जिसके वजह से वहां पे आपको परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है यूरोप, यूरोप जो लाइज है वो वेस्ट ऑफ एशिया और आर्कटिक सर्कल से, मतलब आर्कटिक सर्कल यहीं से होते हुए गुजरती है, और ये किससे लाइज है, लाइज मतलब लाइन से गुजरते हुए आना, तो वो किससे है, वेस्ट ऑफ एशिया से देखने को मिलेगा।
फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। एक यही एक ऐसा देश है जिस जो कि एज अ कॉन्टिनेंट के तौर पे भी जाना जाता है। ये हमारे अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट नजर आएगा, जो कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ओशियाना के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली यहाँ से भी क्या है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चैप्टर 5 ही चल रहा है भी हमारा। अब हम इसमें बात करेंगे अलग अलग चीज, जो कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम बात करेंगे, मेजर जो ओशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का मतलब होता है लेयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि जो वाटर बॉडी होता है। इन शॉर्ट आप ये समझिए, जो वाटर बॉडी होती है। जब हम वाटर बॉडी की बात करते हैं वो हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो हमारा जो अर्थ है वो कवर कितना, 71% आपको क्या है, हमारे अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे क्या नजर आएगा, वाटर नजर आएगा। तो किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। जैसे हम इंक्लूड, इसमें अगर हम इंक्लूड की बात करते हैं, जैसे ओशन है, सी है, रिवर है, लेक्स है, ग्लेशियर है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारी चीजें हमारी आती है हाइड्रोस्फीयर में। तो मेजर हम ओशन की बात करते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो देखिए, अगर हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जो कि हमारी कंट्री के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं ना, हिंदुस्तान जस्ट लाइक हिंद महासागर। तो यही एक ऐसा ओशियन है जो हमारे देश के नाम से जाना जाता है। तो इस बात पे भी आप प्राउड कर सकते हो कि अपने ही देश का कुछ एक ऐसा भी इतिहास रहा है जिसकी वजह से एक पूरा ओशियन हमारे देश के नाम से जाना जाता है। तो वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस। अगर हम स्पेसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो ये आपको धरती का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन आपको नजर आएगा, जो कि फिर आपको क्या है, इसका जो सबसे डीपेस्ट पार्ट एरिया है वो क्या है, मैराइना ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा क्या है, गहरा है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट है किसका, पैसिफिक ओशियन का। फिर बात करते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन धरती का सेकंड लार्जेस्ट आपको क्या है, ओशियन नजर आएगा। और ये आपको किस शेप में नजर आएगा, एस शेप में नजर आएगा, एस शेप्ड में। सबसे बिगेस्ट ओशियन रूट भी आपको देखने को मिलेगा, किसके लिए, ट्रेड के लिए। सबसे ज्यादा जो बिजी वाला जो ट्रेड रूट होता है ना, उसमें से आपको एक नजर आएगा। थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशन। ये थर्ड नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। अभी मैंने बताया यही एक ऐसा ओशन है जो कि हमारे देश इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी लाइज की बात करते तो साउथ ऑफ एशिया आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आर्कटिक ओशियन, सबसे छोटा आपको ओशियन नजर आएगा, और सेलोस्ट आपको ये सेलोस्ट नजर आएगा, मतलब सबसे छोटा नजर आएगा, इतना याद रखिएगा। और लोकेटेड है कहाँ पे, साउथ पोल के साइड पे ही क्या है, ये लोकेटेड है। और आपको ये काफी ज्यादा कोल्डेस्ट यानी कि ठंडा भी नजर आएगा। फिर बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है यहाँ पे थिन लेयर ऑफ गैसेस, जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैस के कंपोज से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे मेनली हम 3 गैसेस की बात करते हैं, मतलब तीसरा तो अदर गैसेस है। पहला है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो गैस नजर आएगा एटमॉस्फेयर में वो आएगा नाइट्रोजन, 78%, मोस्ट एविडेंट गैस है। एविडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाला गैस। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, 21% आपको देखने को मिलेगा, जो कि ह्यूमन बीइंग के रिस्पिरेशन में क्या करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है अदर गैस। अदर गैस में जैसे इंक्लूड है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, ये सारी चीजें हैं अदर गैसेस में। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर को, तो उसको हमने अपने लेयर को, तो 5 कैटेगरीज में हमने इसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि क्लोएस्ट है हमारे अर्थ, जिसमें आपको वेदर फेनोमेना या जो ऑकर्स है वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही नजर आएगा। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें आपको क्या है, ओजोन लेयर नजर आएगा। ओजोन लेयर क्या करता है, सन से जो आने वाली हार्मफुल रेज होती हैं उसको रोकने का काम करता है। तो ओजोन लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरे नंबर पे आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर यानी कि जो मेट्रोइड्स है वो इसी लेयर्स में आकर के क्या होने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर लेयर। थर्मोस्फेयर में आपको जैसे क्या देखने को मिलेगा, एरोरास देखने को मिलेगा इसी, यानी कि एरोरास का मतलब होता है जो आसमान के अंदर में, जो स्काई के अंदर में जो रंग बिरंगी जो लाइट्स होती है ना, उसी को कहते हैं। तो यहाँ से रिसेंटली
यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है GS1 में, आई थिंक, हाँ GS1 या GS2 में क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी करा है। क्वेश्चन ही यही पूछा था, अरोरास क्या है, ये मेनली पूछा था ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि न्यूज़ में था, करंट अफेयर की न्यूज़ में भी था ये। फिर आता है एक्सोस्फेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है जहाँ पे आपको मेरगीज देखने को मिलेगा, यानी कि स्पेस। यहाँ से आप जैसे एक्सोस्फेयर आप जाओगे तो आप स्पेस के अंदर में इंटर कर जाओगे। तो ये 5 लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, इसको सीक्वेंस में लगाना था, सीरीज वाइज लगाना था, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ से। तो यहाँ से भी ये भी वाला पॉइंट भी आपका क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से देखिए मेंस का क्वेश्चन निकल गया, इसकी सीरीज से लगाने से प्रीलिम्स को क्वेश्चन निकल गया, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वही लेयर है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइफ देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको लैंड, वाटर, एयर, मीट एक साथ सपोर्ट मिलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इंक्लूडिंग इसमें आपको क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया सब इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आज के टाइम पे कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो हमारा बायोस्फीयर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। हम बैलेंस, यानी कि जो बायोस्फीयर की जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ जो बायोस्फीयर उस पर क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है लार्ज स्केल पर जब हम क्या करते हैं, ट्रीज और प्लांट को क्या करते हैं, कट करते हैं। पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से जो हमारा बायोस्फीयर बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है। उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डोमेन्स। तो जितनी भी जो डोमेन्स हैं, मतलब जितनी भी जो भी हमने फीचर्स डिस्कस करे, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे क्या है, एक लाइफ को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इसमें से एक भी चीज़ अगर गायब हो जाए तो हमारी जो अर्थ है उस पर लार्ज स्केल पर जो फ्लोरा, फ्योना, लिविंग थिंग्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट बायोस्फीयर में आएगा, डिपेंड्स किस पे, सॉइल पे, जो कि लिथोस्फीयर पे आता है। वाटर हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, एक प्लांट हर एक चीज पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो जो इस जिस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। की पॉइंट्स, जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ पे, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848 मीटर्स आपको देखने को मिलेगा अबव सी लेवल, समुद्री तल से। मैराइना ट्रेंच की बात करते हैं, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा गहरा डीपेस्ट स्पेसिफिक ओशन का क्या देखने को मिलेगा, पॉइंट देखने को मिला। कितना गहरा है, तो 11,022 मीटर्स आपको क्या है, डीप देखने को मिलेगा। द लेवल ऑफ सी वाटर इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लैंड इवोल्यूशन। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि हम जो भी पॉइंट्स को अगर हम नापते हैं, मेजरिंग पॉइंट्स के लिए हम क्या लेते हैं, सी वाटर के लेवल से हम नापते हैं। इन्वायरमेंटल इशू, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो आपको बेसिक लेवल पे आ जाएगा, इन्वायरमेंटल से भी इशू आते हैं कि आज के टाइम पे ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का जो डोमेन्स है, यानी कि जो फीचर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसे बहुत से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक ताप कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि अपने अर्थ को बैलेंस, अपने नेचर को बैलेंस करने के लिए आज के टाइम पे क्या है, बहुत से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे, कि हम अपने नेचुरल को बचा सकें। की पॉइंट्स, लेथोस्फेयर सॉलिड पार्ट है अर्थ का, हाइड्रोस्फेयर वाटर कवर्ड पार्ट है हमारे अर्थ का, एटमॉस्फेयर अलग अलग जो गैस के लेयर हैं, बायोस्फेयर ऐसा जोन जहाँ पे अर्थ के अंदर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट्स आप, छोटे छोटे पॉइंट्स आप क्विक रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 6, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि लैंड फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द अर्थ सरफेस इज अनइवन विथ डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंसेस। लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स,
यानी कि अपने अर्थ के सरफेस पे क्या है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें नजर आएंगी। जैसे माउंटेन्स, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे समतल एरिया है, कहीं पे मतलब कहते हैं ना ग्रास लैंड टाइप, मैदानी क्षेत्र। इस तरीके से आपको क्या है मेजर लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे अर्थ के ऊपर में। तो लैंड फॉर्म्स आर सेव्ड बाय द टू प्रोसेस, दो प्रोसेस के द्वारा जो लैंड फॉर्म होता है। लैंड फॉर्म फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनना। तो अर्थ पे आपको क्या है, दो तरीके के लैंड फॉर्म, दो प्रोसेस से लैंड फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। पहला है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो हमारे अर्थ के इंटरनल लगते हैं, मतलब इंटर साइड, इनर साइड, धरती के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल फोर्स। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे प्लेट्स टकरा रहे होते हैं और जब मतलब हमारे प्लेट्स जो मूव कर रहे होते हैं और मूव करते वक्त आपस में टकराते हैं तो क्या है, एक वाइब्रेशंस होते हैं, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक हो गया या वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, ये हमारी इंटरनल फोर्सेस में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है, जो मिट्टी का कटाव होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये मिट्टी है, मतलब लैंड एरिया है, मिट्टी यहाँ से जैसे कट करके बह गई या दूसरी जगह खिसक गई, तो उसे हम कहते हैं इरोजन। फिर आता है डिपोजिशंस। ये किसकी वजह से होते हैं, जो तेज हवाएं चलती हैं पानी की वजह से, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो उनकी वजह से आपको क्या है, इरोजन देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं ग्लेशियर मेल्ट ही होते, कई बार होते हैं ना बर्फ टूट के गिर जाते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दो फोर्सेस की वजह से हमारा क्या होता है, अर्थ फॉर्म होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म की बात करते हैं। पहला आता है माउंटेन। माउंटेन में भी दो तरीके की देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। फिर आता है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो इवेलेटेड लैंड फॉर्म होते हैं विद स्टेप स्लोप्स, यानी कि स्लोप्स के फॉर्म, इस तरीके से आपको जो देखने को मिलेगा, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन्स। और ये फॉर्म होते हैं किसके, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से, या जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन में दो होते हैं, सॉरी तीन होते हैं, एक फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ये क्रिएट होते हैं फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो जैसे हम हिमालय की बात करते हैं, एशिया के अंदर जो हिमालय है वो क्या है, एक फोल्डिंग माउंटेन है। फिर एंडस की बात करते हैं जो कि साउथ अमेरिका में, क्या है वो, एक फोल्डिंग माउंटेन है। एल्प्स की बात करते हैं जो यूरोप में, ये माउंटेन्स कौन से, फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन ये फॉर्म्ड होते हैं ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जब अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, या तो टूट रहा हो या डिस्प्लेस हो रहा हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फ्रांस के अंदर में जो वॉस गैस है, यह जो सप्तपुरा है हमारी कंट्री के अंदर में, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। अभी जैसे आप देख एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो क्या है, दो पार्ट में टूट रहा है, और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो हमारे कंट्री के वेस्टर्न पार्ट से अगर टकराता है तो यहाँ पे भी जो क्लाइमेट है, जो कंडीशन है वो पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो माउंटेन फॉर्मेशन होगा, बताना आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि वो कौन सा माउंटेन होगा, फोल्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन। फिर बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स किससे क्रिएट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस का, जैसे यानी कि जब ज्वालामुखी क्या होते हैं, फटते हैं, तो इससे जो लावा निकल रहा होता है, तो इस जैसे ये लावा क्या होते हैं, कूल, ठंडा होते हैं, कूल होते हैं, तो कौन से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, जैसे माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, या हम माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, वॉल्केनिक माउंटेन्स के। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट, इट इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है माउंटेन की। तो जैसे ही सोर्स ऑफ आपको रिवर देखने को मिलेगा, जैसे गंगा रिवर की बात करते हैं तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है हिमालय से होता है। ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो गंगा रिवर की ओरिजिन होती है, और रिवर ओरिजिन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक फ्रेश वाटर का सोर्स देखने को मिलता है। माउंटेन प्रोवाइड कराता है जो भी फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, और सेंसिक जो ब्यूनिटी है, यानी कि हमारे अर्थ की सुंदरता को क्या करता है, बढ़ाता है। सुटेबल है किसके लिए, एडवेंचर्स स्पॉट, यानी कि जो लोग घूमने के शौकीन होते हैं, माउंट क्लाइंबिंग करने के जो शौक होते हैं, ट्रैकिंग के जो शौक होते हैं, शौकीन होते हैं, तो उन सब के लिए क्या बन जाता है, एक एडवेंचर स्पॉट बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6,
2 चैप्टर और रह गए हैं, उसको भी आप क्या करेंगे, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा प्लेटलेट्स, हाँ आप जो भी कह लीजिए इसको, प्लेटियस ही होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक फ्लैट लैंड हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक समतल एरिया देखने को मिलता है। इसका वन और मोर स्टेप्स साइड्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे जिसे हम किसी में टेबल लैंड्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये आपको फाउंड इन ऑल कंट्रीज, हर एक कंट्रीज के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि मिनरल्स और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम डेकन प्लेटू की बात करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर में रिच है किसके लिए, ब्लैक सॉइल। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो कि सूटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर। और ब्लैक सॉइल में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो कॉटन किया जाता है, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। हाँ, जो कि ब्लैक सॉइल। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लैक सॉइल और किस किस स्टेट में नजर आता है। जैसे मैंने एक बता दिया महाराष्ट्र, दूसरा होता है मध्य प्रदेश, बाकी आपको बताना है कि किस किस स्टेट में होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन प्लेटो, जो कि हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटो है इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड कराता है जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोल, आयरन या गोल्ड की बात करते हैं, ये हमें प्लेटो में ही मिलते हैं, फॉर्म पाए जाते हैं। ये एग्रीकल्चर को भी क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन होते हैं यानी कि जो एरिया होता है काफी ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर के लिए क्या माना जाता है, काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। सपोर्ट यानी कि बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और जैसे कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर क्या एक मेन एक्टिविटी है, किसके लिए, इकोनॉमिक की एक आपको प्राइमरी और मेन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। या आप ये भी समझ सकते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं वो आपको इंडस्ट्रियल के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है, कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर ये साइट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, वाटरफॉल, वाटरफॉल के पास आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसी चीजें जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसको भी ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं प्लेन्स, ये आपको लार्ज फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, डिपोजिशंस के द्वारा ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं, जैसे किसके द्वारा, बाय रिवर, नदी के द्वारा, या जो तेज हवाएं चलती हैं, ग्लेशियर, इन सब के द्वारा। तो इसकी वजह से आपको क्या फॉर्म फॉर्म देखने को मिलेगा, प्लेन्स फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताएं की बात करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिच होती हैं, फर्टाइल सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फिर डेंसली बात करते हैं, पॉपुलेटेड रीजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि फेवरेबल होते हैं लिविंग कंडीशंस के लिए। एग्जाम्पल, इंडो गंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं, अपनी ही कंट्री में है, गंगा वाला जो रीजन है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एलुवल सॉइल देखने को मिलेगा। एलुवल सॉइल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है खादर, दूसरा होता है भांगर। खादर जो न्यू सॉइल, जो न्यू एल्यूवल सॉइल होता है उसे खादर कहते हैं, और भांगर जो ओल्ड एल्यूवल सॉइल होता है उसे भांगर कहते हैं। आप क्लास 10th की जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ने को मिल जाएगा, रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। फिर आता है हमारा ग्रेट प्लेन्स, ये कहाँ है, यूएसए के अंदर में। एक्सटेंसिव ग्रास लैंड आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ह्यूमन सेटलमेंट में भी क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कंस्ट्रक्ट कराना, जैसे हम रोड, रेलवे या इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म क्रिएशंस एंड इरोजन। इरोजन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के फोर्सेस नजर आएगा, एक आता है इंटरनल, दूसरा आता है एक्सटर्नल की वजह से इरोजन। तो क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म जो होता है, जैसे कि माउंटेन है या जो वोल्केनोस है, जैसे अर्थक्वेक या फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट की वजह से होगा। एक्सटर्नल में जैसे कि इरोजन है, वेदरिंग है, रिमूवल ऑफ रॉक्स यानी कि जो चट्टान खिसक जाते हैं तेज हवाओं की वजह से, वाटर, आइस, ये सारी क्या है, एक्सटर्नल है, जो बाहरी कारण की वजह से होता है। जैसे डिपोजिशन, ड्रॉपिंग ऑफ जो एरोडेड मटेरियल्स होते हैं इन न्यू लोकेशन, नई 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 जगहों पे। लैंडफॉर्म एंड ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, जैसे माउंटेन,
माउंटेन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है जो भी फ्रेश वाटर होते हैं या जो रिसोर्सेस होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइफ इन ड्यू टू हरास क्लाइमेट। हरास का मतलब यहाँ पे क्या है, खराब क्लाइमेट। प्लेटो यानी कि रिच होते हैं मिनरल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम सुटेबल्स होते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। प्लेन्स ये हाईली सुटेबल होते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। की वर्ड, की टर्म्स, की टर्म्स में आपको कुछ वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 4 वर्ड मीनिंग बात करते हैं। पहला आता है इरोजन, जैसे वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरली फोर्स, मतलब कि नेचुरली फोर्स की वजह से, प्राकृतिक बल की वजह से क्या होता है, जब हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है थोड़ा सा खिसक सा जाता है, खिसक जाता है, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन आप क्लास 9 नहीं सॉरी हाँ 9th का जब आप ड्रेनेज वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, ड्रेनेज ड्रेनेज वाला, उसमें आपको पढ़ने में मिल जाएगा इरोजन के बारे में। डिपोजिशंस, एक्यूमुलेशंस देखने को मिलेगा, जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं न्यू लोकेशंस पे। फोल्ड माउंटेन यानी कि ऐसे माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं जो फोल्डिंग की वजह से होते हैं। अर्थ के क्रस्ट के जब फोल्ड होता है, फोल्डिंग होते हैं, यानी कि दोनों क्रस्ट जब आपस में टकराते हैं तो क्या क्रिएट होता है, माउंटेन क्रिएट होता है। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ऐसे माउंटेन फॉर्म, वो पहाड़ जो कि फॉल्टिंग की वजह से या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट की वजह से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो यही था हमारा क्लास 6 का छठा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं 7th चैप्टर पे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर में हमारी बुक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट ही कर देते हैं आज, जियोग्राफी खत्म। हम बात करते हैं आवर कंट्री। अब हम इस चैप्टर में बेसिक बेसिक चीज हम जानेंगे अपनी कंट्री का, लोकेशन, नेबरिंग कंट्री, फीचर्स, जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है सब। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। यही चीज आपको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम अपनी कंट्री की लोकेशंस की बात करते हैं तो आपको साउथ एशिया में नजर आएगा। और बाउंड्री डेट की बात करते हैं तो हमारी नेबरिंग 7 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और आपको साउथ के साइड में क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन। ये चीज याद रखिएगा। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, ये तो लोकेशन हो गया। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, लोकेशन में आप और भी चीज इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे वेस्ट के साइड में अरेबियन सी, अरेबियन सी। ईस्ट के साइड में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये भी आप याद रख सकते हैं, लोकेशन में आ जाएगा। जियोग्राफिकल फीचर्स में भी आप काउंट कर सकते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं, माउंटेन यानी कि जब आप नॉर्थ के साइड जाओगे, ऊपर के साइड, जैसे ये कश्मीर वाला एरिया है ना, कश्मीर वाला एरिया, यहाँ ऊपर में, यहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत। तो हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर के साइड। और वेस्ट और ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारी कंट्री का मैप है, इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट आपको नजर आएगा। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी आपको क्या है, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे नजर आ जाएगा। रिवर की बात करते हैं, हमारी कंट्री में 2 तरीके के रिवर्स होते हैं। एक होता है हिमालयन रिवर, दूसरा होता है पेनिसुलर रिवर। क्लास 9 की ज्योग्राफी में आपको ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हिमालयन रिवर जो कि 12 मंथ फॉलोइंग रिवर्स होते हैं, ये पूरे साल इसमें वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, इसलिए हम इसको हिमालयन रिवर कहते हैं। दूसरा रीजन है ये इसकी जो ओरिजिन होती है वो हिमालय पर्वत से होती है। जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, हिमालयन रिवर है। फिर जैसे नर्मदा, गोदावरी, ये सारी क्या है, पेनिसुलर रिवर है। पेनिसुलर रिवर जो होती है वो डिपेंड करती है मॉनसून पे। मॉनसून आएगा तब इनमें क्या होगा, वाटर फ्लो होता रहेगा। फिर नॉर्थ वेस्ट के साइड में क्या है, भारत का डिजर्ट देखने को मिल जाएगा, थर्ड डिजर्ट। राजस्थान में जयपुर वाला, राजस्थान में जब आप जयपुर के साइड जाओगे, जयपुर के साइड, तो वहाँ पे आपको क्या है, थर्ड डिजर्ट देखने को मिल जाएगा। प्लेन्स की बात करते हैं, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आपको मिल जाएगा। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाईली फर्टाइल एरिया है। और सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो भी आपको इसी प्लेन्स पे नज़र आ जाएगा। प्लेटोस की बात करते हैं, डेक्कन प्लेटो, जो कि आपको साउदर्न इंडिया के साइड में नज़र आएगा। आइलैंड की बात करते हैं तो आपको मेनली यहाँ पे 2 आइलैंड नज़र आएगा। अपनी कंट्री के पास कितने आइलैंड है, 2 आइलैंड है। एक आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, इसकी लोकेशन। दूसरा आपको देखने को मिला है लक्षद्वीप, इसकी लोकेशन कहाँ है, अरेबियन सी में। तो 2
आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आइलैंड भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में इन प्रेजेंट टाइम 2024 दिसंबर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तक जो करंट डाटा है वो उसमें आपको 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज नजर आएंगे। आपको 8 यूनियन टेरिटरी के नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर कैपिटल की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली एक चीज और न्यूज में था कि एयर इंडेक्स क्वालिटी के वजह से, जो कि हमारी दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत रहती है न्यू दिल्ली की, तो उसमें ये भी बात उठ रही थी कि क्या हमें अपनी कंट्री की जो कैपिटल है वो रीलोकेट करने की ज़रूरत है या नहीं। काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे, ये आर्टिकल्स भी न्यूज़ में थे। तो आपको ये भी बताना है कुछ पॉइंट्स में कि क्या ज़रूरत, सही में ज़रूरत है कि आज के टाइम पे हमें अपनी कंट्री की जो कैपिटल है वो मूव यहाँ से रीलोकेट करनी चाहिए या नहीं। जबकि अगर आप पास्ट में देखो तो ऑलरेडी हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो रीलोकेट हो चुकी है। जैसे पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली हुई है, तो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। तो क्या आज के टाइम पे ज़रूरी है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, मान्यता प्राप्त दी गई है। जैसे हिंदी, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक हमारी कोई एक ऑफिशियल मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सारी राज्य भाषा है। जैसे हिंदी की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राज्य भाषा है। तो हमारी कंट्री क्या है, मल्टी लैंग्वेजबल कंट्री है देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो 22 ऑफिशियली भाषा देखने को मिलेगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है। जैसे इंक्लूडिंग है उसमें बंगाली है, तेलुगु है, मराठी, तमिल, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, ये सारी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। आपको बताना है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन कितनी देखने को मिलेगी, 1.4 जो मिलियंस पीपल है वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी कंट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारी कंट्री की जो एशियन टाइम पे बात करें या मेडिवल टाइम पे बात करते हैं, मॉडर्न मॉडर्न टाइम पे भी अगर अभी भी हम बात करें तो जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, ये 3 सोर्सेस सेक्टर आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस यानी कि जो मसाले, टी, कॉफ़ी, बहुत चीज़ में हमारी कंट्री क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा। और हमारी कंट्री की एक चीज़ और याद रखिएगा कि दुनिया की 7th एरिया वाइज क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। ये पॉइंट शायद मिस हो गया था लेकिन आप याद रखिएगा। तो क्लास 6 की जो चैप्टर 7 था आवर कंट्री, उसमें इतना ही था। क्विक रिवीजन पॉइंट से ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है, इतने और भी हैं कुछ पॉइंट्स, उसको भी डिस्कस कर लेता, सॉरी इतना ही नहीं था और भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप ये मत सोचिएगा कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट्स छूट गए होंगे। एक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट स्किप नहीं किए गए हैं। जितने पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोचिएगा नहीं कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में जो भी कंप्लीट हो रही है वीडियो और जो टॉपिक्स उसमें पॉइंट्स स्किप किए गए हैं, तो नहीं, आप बुक उठा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आपको मतलब ये सेम ही आई थिंक, जो ये जो स्लाइड है वो दोबारा लग गया है तो उस पर देखा नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, सेम ही है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, चैप्टर 8, क्लास 6 का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, जो कि है किसके बारे में, हमारी कंट्री की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी न किसी थोड़ा डीप में ही घुमा दे, स्टैंडर्ड वे में ही पूछ ले, बट इसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि यही चीज़ आपको किसमें, 10th में भी देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं ज्योग्राफी की तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट और
बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट की जो बुक है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा, तो आप इस पे डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो यहाँ पे तो 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कोई ना कोई स्पीसीज आए दिन के रेयर स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज सबकी कैटेगरीज में आते हैं, तो जिसकी वजह से चैप्टर फिर से क्या होता है, न्यूज़ में आ जाता है। क्लाइमेट, जहाँ जहाँ क्लाइमेट की बात आती है तो वहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम अपने देश की क्लाइमेट की बात करते हैं। हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो क्या कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जो कि किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है, मॉनसून विंड्स, यानी कि जो बरसाती हवा होती है उसके वजह से। तो हमारी कंट्री में आपको क्या है, मेन 4 सीजन नजर देखने को मिलेगा, विंटर, समर, मॉनसून और पोस्ट मॉनसून, जो कि अक्टूबर नवंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर। जैसे अभी देखिए विंटर का टाइम चल रहा है, तो विंटर का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो दिसंबर टू फरवरी रहता है। तो इस टाइम पे आपको क्या है, काफ़ी ठंडा नजर आएगा, स्पेसिफिकली अगर हम नॉर्थ इंडिया की साइड बात करते हैं। समर आपको मार्च से लेकर जून तक नजर आएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, गर्मी रहती है और ड्राई रहता है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाएगा कंट्री के बहुत से पार्ट में। राजस्थान जैसे एरिया की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। फिर मानसून की बात करते हैं तो मानसून आपको लास्ट जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी कंट्री के जो एरिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैवी रेन होते हैं उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे वेस्टर्न कोस्टल साइड हो गया या ईस्टर्न पार्ट हो गया, या हम नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया पार्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट। फिर आता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून आपको कब देखने को मिलेगा, अक्टूबर से नवंबर के साइड देखने को मिलेगा, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे जो रेनफॉल होते हैं, वो बारिश जो हो रही होती है वो क्या हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है। रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे आपको हॉट और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा डेजर्ट वाले एरिया में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान। उसके बाद आता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया जैसे कि आज के टाइम पे 9 कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री में। 9 कोस्टल एरिया कौन कौन से, गुजरात है, फिर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, फिर गोवा देखने को मिलेगा, फिर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलेंगे, और 2 आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले तो अभी डिस्कस किया था, तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है, ठंडा देखने को मिलेगा और स्नोफॉल देखने को मिलेगा ठंड के टाइम पे। अगर आप अभी मसूरी सबके साइड जाओ, हिमाचल प्रदेश सबके साइड जाओ, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को अब मिल जाएगा। तो नेचर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र जगह आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं वेजिटेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में किस किस तरीके से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, वेजिटेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको वेस्टर्न कोस्टल रीजन में नजर आएंगे, या फिर आपको कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में नजर आएगा, जो कि हमारा एक क्या है, आइलैंड है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी नजर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ हमारी कंट्री क्या है, फॉरेस्ट के मामले में भी क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। फिर आता है ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट, ये सारी जो वेजिटेशंस के टाइप है ना, ये आपको क्लास 9th में भी नज़र आएगा जियोग्राफी में। ये सोचिए, यही चैप्टर आपको सेम चीज़ें क्लास 9th और 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारी कंट्री के सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो सीड हो जाते हैं। सीड का मतलब होता है जो पत्ते होते हैं पेड़ से झड़ जाते हैं गर्मी के टाइम पे। डेजर्ट वेजिटेशंस यानी कि जो रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड डेजर्ट के अंदर में क्या है, जैसे आपको कैक्टस हो गया या स्क्रब्स हो गया, थॉर्नी प्लांट्स हो गए, तो
ये आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजर्ट जैसे एरिया में देखने को मिलेगा, मतलब कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं। फिर आता है माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन जो कि हिमालयन रीजन में नजर आएगा, जहाँ पे जो जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं जो कि हायर एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, यानी कि इस तरीके के शेप में होते हैं, आप याद रखिएगा। और पेड़ भी क्या होता है, कॉनिकल शेप में होता है। माउंटेन एरिया में जो पेड़ होंगे वो क्या, वो कॉनिकल, जस्ट लाइक क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, उस तरीके के कॉनिकल शेप में होते हैं। तो ये आपको कहाँ पे, ठंडी जगहों पे नजर आ जाएगा। फिर आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव ये आपको कहाँ पे नजर आएगा, जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वहां पे नजर आएगा, सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा की लोकेशन आपको पता ही होगी। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पे, कोस्टल स्टेट यानी कि जो सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहां पे नजर आएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी नजर आएगा। फ्लोरा की बात करते हैं, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, वेराइटीज ऑफ प्लांट। जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लोरा। तो जैसे इंक्लूड होता है, जैसे हम टीक, साल, या जो सैंडलवुड, रोजवुड, या हम बैम्बू की बात करते हैं, कि हमारी कंट्री में कुछ फ्लोरा है जो कि पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीवन होता है। तो इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं हमारी कंट्रीज के अंदर में। तो हमारी कंट्री क्या है, एक होम डाइवर्स स्पीसीज देख, यानी कि अलग अलग जो स्पीसीज हैं, एनिमल की स्पीसीज हैं, उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, होम देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो स्नेक्स, जो है स्नेक्स टाइप, स्नेक्स लिजार्ड टाइप के जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैमल्स। मैमल्स में जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, सॉल्ट बेयर, लियोपार्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, हमारी कंट्री में मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स क्या है, जैसे पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। फिर जैसे अगर हम टाइगर की बात करते हैं, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। फिर इंडियन हॉर्नबिल्स, वेरियस स्पीसीज ऑफ जो क्रेनेस है या ईगल्स है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएगा। रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल है, टर्टल्स है, कोबराज है। कोबरा भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है। जैसे आप सर्च कर लो रेड कोबरा, रेड कोबरा आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर का कोबरा देखने को मिल जाएगा, ब्राउन कलर का कोबरा देखने को मिले। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के कोबरा है, लेकिन शायद रेड कोबरा अपनी कंट्री में नहीं पाया जाता है। ये आपको सर्च करके बताने कि रेड कोबरा हमारी कंट्री में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो आपको अपनी कंट्री के अंदर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ये जो रेप्टाइल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, या अदर जो इसके स्नेक्स होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स में आपको क्या है, जैसे कि हमारी कंट्री उसमें भी रिच रिच मैराइन लाइफ्स में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, रिच देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्स वे में है वो मिल जाते हैं। जैसे इंक्लूडिंग हम डॉल्फिन की बात करते हैं, वेल, या जो अलोंग कोस्टल एरिया या समुद्री साइड आपको देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में कुछ नेशनल पार्क भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, ये उत्तराखंड में आपको नजर आएगा, जो कि किसके लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर के नाम, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये, असम में। यहाँ से मैप के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कई बार जब कोई भी लोकेशन न्यूज में होता है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये फेमस है किसके लिए, वन हॉर्न यानी कि एक सिंग वाले जो राइनोसोरस होते हैं उसके लिए। तो यहाँ से भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, आप ये समझ लीजिए। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे ना, पता चल जाएगा आपको खुद ही। फिर गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। ये किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है ये। सुंदरबन जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और ये किसके लिए फेमस है, मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेमस है। कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन एफर्ट का मतलब क्या है, सरकार आज के टाइम पे जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं हमारी कंट्री के अंदर में, जो फ्लोरा और फौना जो है उसको कंजर्व करने के लिए हमारी कंट्री की सरकार अलग अलग तरीके की स्टेप्स उठा रही है। तो हमारी कंट्री के द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च किया गया था, किसके लिए, ताकि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाए, ताकि वाइल्ड लाइफ है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी फेमस है, मतलब आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको क्लास 10th में भी मिल जाएगा इसके बारे में। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट टू कंजर्व, यानी कि एलिफेंट को भी क्या करना, कंजर्व करना।
क्यों? क्योंकि वो किस में आ रहा था, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहा था। तो स्पीसीज को किस किस कैटेगराइज में क्लासिफाइड किया गया है, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा क्लास 10th की जियोग्राफी में। जियोग्राफी में तो फ्रेंड्स आज हमने क्लास 6 में जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक था वो हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो के अंदर में। और इसमें एक भी ऐसा पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और वो स्किप कर दो नहीं। आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चाहे आप स्कूल में ही क्यों नहीं है, 6th स्टैंडर्ड में ही क्यों नहीं है, या आप यूपीएससी से लेकर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सब में आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्या रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये जो रिवीजन वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। कोई भी अगर सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो भी सजेशन आपका चला, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।